लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 27। जैसे ही अरिजीत अपने पिता चीफ से बात करके पीछे पलटा तो वह पीछे पलटते ही चौंक गया। उसने देखा कि पीछे जूलियट, जैक, वंश, दिव्या, दीक्षित, सचिता, केली और क्रिश खड़े हैं। वह उन सभी को देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, क्या हुआ, तुम सब लोग यहाँ कब से खड़े हो? ओह दीक्षित, तुम किससे बात कर रहा था? अरिजीत, अच्छा वो, अरे वह तो क्रेडिट कार्ड वालों का फ़ोन था। दीक्षित गुस्से से उसे घूरता हुआ बोला, हम लोगों को मुझे पागल नजर आता है क्या, या फिर तू खुद उल्लू है या हमें समझता है? जूलियट, अरिजीत तुमने तो हमें कहा था कि तुम अनाथ हो। अरिजीत अपनी आंखें नीचे झुकाता हुआ कहता है, ओ आई एम सो सॉरी, मैंने तुम सभी को नहीं बताया कि मेरे डैड भी हैं। जैक, तुम चीफ से बात कर रहे थे ना? अरिजीत, क्रिश, लेकिन तुम उनके बेटे कैसे हो सकते हो? चीफ की और ईशानी मैडम की शादी 27 साल पहले हुई थी, लेकिन तुम तो 28 साल के हो। अरिजीत, वह एक्चुअली चीफ ने मुझे गोद लिया था। वंश, हम लोग पिछले 5 सालों से साथ हैं, फिर तुमने हम सभी को इस बारे में क्यों नहीं बताया? अरिजीत, वह सब मैंने इसीलिए नहीं बताया सचिता, ऐसा ही क्या मतलब है कि तुमसे इतनी बड़ी बात हम सभी को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? केली, मुझे ऐसा लगता है कि अरिजीत हम सभी को अपना नहीं समझता। अरिजीत, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम लोगों को इसीलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को बता देता कि मैं चीफ का बेटा हूँ तो तुम लोग मुझसे फ्रेंडली बिहेवियर नहीं करते, तुम लोग मेरे साथ एक दोस्त की तरह नहीं रहते। और मुझे यह डर भी था कि अगर मैं तुम लोगों को बता दूंगा मेरे एक डैड हैं तो तुम लोग उदास हो जाओगे क्योंकि तुम सब लोगों की फैमिली नहीं है ना। अरिजीत ने उदास होते हुए कहा। अरिजीत की बात सुनकर दीक्षित आगे आते हुए अरिजीत को गले लगाते हुए कहा, पागल है तू। अरे क्यों लगा कि जब हम लोगों को पता चलेगा कि तू चीफ का बेटा है तो हम तुमसे फ्रेंडली बिहेवियर नहीं करेंगे। अरिजीत ने दीक्षित को टाइटली हग करते हुए कहा, क्योंकि फिर तुम लोग यह सोचते कि मैं तुम्हारे बॉस का बेटा हूँ। अरिजीत की बात सुनकर जूलियट ने अपने हाथ पंच मारते हुए कहा, जब चीफ के साथ हम फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, वह जानते हुए भी वह हमारे बॉस हैं, तो फिर हम तुमसे फ्रेंडली बिहेवियर क्यों नहीं करते, जबकि तुम तो सिर्फ उनके बेटे हो? अरिजीत अपनी एक आईब्रो को ऊपर चढ़ाते हुए कहता है, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जैक, कोई बात नहीं, अब तो हम सब को पता चल ही गया है, तो हम एक काम करो, तुम सब जाओ होटल और जाकर आराम करो। सुबह सभी को जल्दी उठना है, यह नहीं कि अखिल और टोनी यहाँ आ जाए तो हम लोगों ही जल्दी उठेंगे। तुम सभी को भी जल्दी उठना है क्योंकि शायद, याद रखना, कल की जूलियट को अपने बाप से मिलवाएगा और अगर हो सका तो कल सुबह ही अखिल का पत्ता ही काट देंगे। इतना बोलकर जैक ने डेविल स्माइल की। क्रिस, तुम सब चले जाओगे या फिर मैं चलूं तुम सभी के साथ? केली, क्रिस जी, हम लोग जा सकते हैं, आप क्या हम लोगों को गोद में उठाकर लेकर जाओगे? क्रिस मुस्कुराता हुआ केली की तरफ देखकर बोला, नहीं, उठाकर तो नहीं लेकर जाऊंगा, पर फिर भी। वंश, नहीं क्रिस, हम लोगों जा सकते हैं। इतना बोलते हुए वह सीढ़ियों के ऊपर से जाने लगा। फिर बाकी सब की सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे और फिर सभी अपने अपने लगेज के साथ नीचे आए। उन सभी को नीचे आते देखकर क्रिस ने कहा, मैंने कैब बुक कर दी है, बाहर खड़ी है कैब, जाओ। सचिता, लेकिन हम लोग 6 हैं और
साथ में हम सभी का सामान भी है, तो हम सभी एक ही कैब कब चाहेंगे? कृष्ण ने सचिता की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अरे सचिता, मैंने 3 कैब बुक की है, 2 अभी थोड़ी देर में आती होगी। इतना बोलकर कृष्ण ने अपनी पॉकेट में से अपना वॉलेट निकाला और फिर उन सभी की तरफ देखता हुआ बोला, 3 कैब आएंगे तो तुम लोग 2-2 करके चले जाओ। अब अरे को ये बताओ, तुम 6 में से पैसे किससे दूं? अरिजीत, भाई अरे बस की बात पैसे की बात नहीं है, पैसे संभालना तो मुझे तो नहीं चाहिए। सचिता, हाँ और मुझे भी नहीं चाहिए पैसे। दीक्षित, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब बचे केली, वंश और दिव्या जी, इन तीनों को दे दो। कृष्ण ने केली, वंश और दिव्या को अपनी वॉलेट में से डॉलर निकाल कर दिए और उन तीनों से बोला, तुम तीनों अलग अलग कैब में जाओगे और कैब ड्राइवर को पैसे दे देना। वंश, हाँ ठीक है। अब तभी दीक्षित ने जय की तरफ देखते हुए अपनी आंखों से दिव्या की तरफ इशारा किया। दीक्षित का निशाना जैक समझ गया और फिर वह दीक्षित की तरफ देखता हुआ मुस्कुराता हुआ बोला, ऐसा करो दिव्या, तुम दीक्षित के साथ चली जाओ और सचिता तुम वंश के साथ चली जाओ, और जब बचे केली और अरिजीत तो तुम दोनों साथ में चले जाओ। अरिजीत, ओके नो प्रॉब्लम। क्रिश, तो अब जाओ, बाहर कैब वाला खड़ा है। वंश, पहले हम लोग चले जाते हैं। जूलियट, ओके बाय, तुम दोनों अपना ध्यान रखना, कल मिलेंगे। सचिता, ओके बाय, ठीक है, कल मिलते हैं। और फिर वह दोनों बाहर चले गए और बाहर जाकर कैब में बैठ गए। फिर कैब ड्राइवर ने कैब वहाँ से चैरिटी होटल की तरफ ले ली। जूलियट, सबसे बड़ी दिक्कत तो अभी है कि चीफ को कह तो दिया कि हम ईशानी मैडम को हमारे साथ लेकर आएंगे भारत, पर अभी हम लोग ये जानते भी नहीं ईशानी मैडम को आखिर रखा कहाँ गया है। अरिजीत, और मगर मॉम नहीं मिली तो हम लोग डैड को क्या जवाब देंगे? जब यह तो प्रॉब्लम है क्रिश, जब ईशानी मैडम के बारे में ही नहीं पता है कि वह कहाँ है। केली और टोनी का सौतेला भाई जयेश, उसका क्या? जैक, टोनी अपने सौतेले भाई जयेश को खुद बुलाएगा। केली, कैसे बुलाएगा? जैक, जब टोनी जयेश को बताएगा कि उसका बाप पूरे 26 साल बाद होश में आ गया है तो जयेश अपने बाप से मिलने वहाँ पर दौड़ा चला जाएगा। वह अपने बाप से मिलने ज़रूर आएगा और हम सभी उसका गेम बजा देंगे। दीक्षित, हाँ चलो ठीक है, हम लोग टोनी को अभी मार देंगे, जयेश को भी मार देंगे, अखिल को भी मार देंगे और उसके बाप को भी मार देंगे, लेकिन हम लोग ईशानी मैडम को बचाएंगे कैसे? दिव्या ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं एक मिशन पर गई थी जिसमें मुझे एक रो एजेंट को ही बचाना था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक एजेंट आखिर है। वह एजेंट आखिर है कहाँ? तो वह रो एजेंट जिसके खिलाफ सबूत ढूंढने गई थी, मुझे वह उसके अड्डे पर मिली। जूलियट, हाँ इस मिशन में भी ऐसा हो सकता है, हो ना हो हमें ईशानी मैडम ज़रूर टोनी ही किसी अड्डे पर ही मिलेगी। जैक, तो इसका मतलब पहले हमें सिंगापुर में टोनी की हर प्रॉपर्टी के बारे में जानना पड़ेगा। अरिजीत, लेकिन हम लोग बस उसकी कुछ गुनी चुनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही जान सकते हैं। आखिर वह सिंगापुर अंडरवर्ल्ड माफियाज का बेताब बादशाह है, तो उसकी इतनी सारी प्रॉपर्टी होगी सिंगापुर में। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो आधा सिंगापुर ही उसका होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ईशानी मैडम को ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम कोई ऐसा
बंदा चाहिए जो कि टोनी की प्रॉपर्टी की जानकारी हमें दे सके। दिव्या, आखिर ऐसा बंदा हमें मिलेगा कहाँ? अखिल तो अखिल तो हमें यह सारी इन्फॉर्मेशन बताने से रहा। तभी उन सभी की बात सुनकर कृष्ण ने बेवजह खांसते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, मैं भी हूँ यहाँ पर। कोई मुझे पर भी ध्यान दो यार। तुम मुझसे ज़्यादा टोनी के बारे में कौन बता सकता है? जैक, अरे हाँ ब्रो, हम लोग तो आपको भूल ही गए थे। जैक की बात सुनकर कृष्ण ने मुंह बनाते हुए कहा, इसीलिए मैंने बेवजह खांस कर मुझे बताया कि मैं भी हूँ यहाँ पर। क्रिस की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। जूलियट, हाँ तो अब जल्दी से बताओ हमें टोनी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्रिस को सोचता हुआ कहता है, जल्दी से पेन और कॉपी ले आओ और जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो, मैं बताता हूँ। जैक भागकर ऊपर गया और ऊपर से पेन और कॉपी ले आया और फिर क्रिस ने बोला, हाँ ब्रो, अब बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ। फिर क्रिस बोलना शुरू करता है, 1 टोनी का पैलेस, 2 होटल DRJJ। जैक, यह कौन सा होटल है ब्रो? जूलियट, अरे जैक, होटल DRJJ टोनी का वही होटल है जिसमें वह फाइल्स लेकर आई थी। जैक, ओ अच्छा, तो उस होटल का नाम DRJJ है इसीलिए, लेकिन DRJJ का मतलब क्या है? क्रिस ने मुस्कुराते हुए कहा की तरफ देखते हुए कहा, किंग के बाप का नाम ध्रुव, इसीलिए ध्रुव का D और उसकी माँ का राजेश्वरी, इसीलिए राजेश्वरी का R, और टोनी खुद का असली नाम जयंत, इसीलिए जयंत का J, और टोनी के सौतेले भाई यानी प्रिंस का असली नाम जयेश, तो जयेश का भी J। दिव्या, वहाँ क्या नाम है? इसीलिए ध्रुव, जयेश, जयंत और जयेश DRJJ। क्रिस, आगे और बताओ। जैक, हाँ हाँ बताओ ब्रो, बताओ। फिर वह फिर से बोलना शुरू कर देता है। 3 वियतनाम होटल जिसमें जूलियट से सबसे पहली बार सिंगापुर में मिले थे। 4 जेमी क्लब। 5 विजिनेंटी बियर बार। 6 होटल इंडिगो। जूलियट, होटल इंडिगो तो वही होटल है जिसमें टोनी का ड्रग्स का पूरा बिजनेस चलता है। फिर हाँ, होटल इंडिगो वही होटल है। इतना बोलकर क्रिस ने जे की तरफ देखते और फिर कहा, आगे लिखो तभी सभी और बताता हूँ। 7 ब्लू डायमंड होटल, रॉयल हाइजेंस होटल, मून क्लब, स्टार ब्लैक क्लब, जिन्स डेन बियर बार, इंसोलिन होटल, एनजीओ होटल। इतना बोलकर क्रिस चुप हो गया। जैक, ब्रो बस इतना ही है? अरिजीत, यह सब है, आपको पता भी है? क्रिस ने इतने एड्रेस बताए हैं, क्रिस ने पूरे 13 एड्रेस बताए हैं और इतना आपको सब लगता है? इन 13 के 13 जगह पर छानबीन करते करते हमारी जान निकल जाएगी। आप लोग तो बस आराम से बैठे रहोगे और हम 6 बेचारे मरते रहेंगे। अरिजीत की बात सुनकर क्रिस मुस्कुराता हुआ बोला, अरिजीत शुक्र मनाओ, मैं बस 13 ही बताया है, वरना टोनी के तो अभी और भी हैं 30-40 होटल, क्लब्स और बियर बार हैं। क्रिस की बात सुनकर अरिजीत की आंखें बड़ी हो गई और क्रिस की बात सुनकर केली ने चौंकते हुए कहा, इतनी सारी प्रॉपर्टी क्या मरने के बाद अपने साथ नरक में लेकर जाएगा? और इतनी सारी प्रॉपर्टी से जो पैसे आते हैं उसका क्या करेगा वह टोनी? जूलियट, तो क्या अब हमें इतनी सारी जगह पर छानबीन करनी पड़ेगी? क्रिस, अरे नहीं नहीं, इतनी सारी जगह पर छानबीन करनी नहीं है। देखो, वह जो 40-50 प्रॉपर्टीज़ बची हैं
उनमें तो ईशानी मैडम का होना ना का चांस ही नहीं बनता। दीक्षित ऐसा क्यों? कृष्ण ने दीक्षित की तरफ देखते हुए कहा। क्योंकि टोनी खुद नहीं जानता उन बाकी बची 30-40 प्रॉपर्टीज़ पर उन बाकी बचे 30-40 होटल, क्लब्स और बियर बार का ध्यान सिर्फ अखिल रखता है। तो उनमें तो ईशानी मैडम का होने का चांस ही नहीं बनता। और ये जो हमने अभी 13 एड्रेस बताए हैं, इन 13 एड्रेस में से मुझे बस 6 एड्रेस पर शक है। जैक, सिर्फ 6 एड्रेस पर ही क्यों ब्रो? क्रिस ने जैक की तरफ देखते हुए कहा। क्योंकि उन 6 एड्रेस पर टोनी लगभग जाता रहता है जूलियट। और वह 6 एड्रेस कौन कौन से हैं? अर्थ होटल, DRJJ, वियतनाम होटल, टोनी पैलेस, विजनेट बियर बार, जेमी क्लब, होटल इंडिगो। मुझे बस इन 6 एड्रेस पर ही शक है। इन 6 एड्रेस में से एक पर ही हमें ईशानी मैडम मिल सकती है। जैक, नहीं 6 एड्रेस नहीं, सिर्फ 5 एड्रेस पर। जूलियट, जैक तुमने बिल्कुल सही कहा, 6 एड्रेस नहीं, सिर्फ 5 एड्रेस पर। अरिजीत ने उन दोनों को हैरानी से देखते हुए कहा। एक एड्रेस कौन सा कम कर दिया? अरिजीत की बात सुनकर जैक और जूलियट दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, टोनी का पैलेस। क्योंकि टोनी के महल में ईशानी मैडम का होने का कोई चांस नहीं है। दीक्षित, ऐसा क्यों? ईशानी मैडम को टोनी के पैलेस में क्यों नहीं मिलेगी? जैक, वह इसीलिए दीक्षित क्योंकि टोनी के पैलेस में हम लोगों ने छानबीन कर ली है। और वह एक बार नहीं, 2 बार छानबीन की है हम लोगों ने टोनी के पैलेस में। वो टोनी के पैलेस में हमें नहीं मिली। जूलियट और ईशानी मैडम का टोनी के पैलेस में न होने का दूसरा रीज़न यह है कि टोनी उस पैलेस में उसकी कई लीगल और अनलीगल डील होती है। तो टोनी ईशानी मैडम को अपने पैलेस में बिल्कुल भी नहीं रखेगा। फिर कृष्ण ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तो बस हमें सिर्फ 5 एड्रेस पर ईशानी मैडम को ढूंढना है। कृष्ण ने इतना कहा ही था कि तभी कृष्ण का फ़ोन बजा। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।